नमस्कार दोस्तों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत भाग्योदय नाम का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। उसका डिटेल्ड मॉडल आंसर लेके मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। कुछ जानकारी मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले देना चाहता हूं कि आपका उत्साह देखते बना, ठीक है। लगभग 600 से 700 बच्चों ने भाग्योदय स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भाग लिया, ठीक है। रिजल्ट हम 30 तारीख को अनाउंस करेंगे इसका, और बच्चों जो टॉप किए हैं उनका नाम भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। और एक सेमिनार कंडक्ट कराएंगे जिसमें सेलेक्टेड या जो पहले से सेलेक्टेड हैं अधिकारी हैं और जो नए नए सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैथ्स रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन का आंसर हम इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगा उसमें डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और उसको एक्सप्लेन करेंगे मुकेश सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और उसको एक्सप्लेन करेंगे मुकेश सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको एक्सप्लेन करेंगे वेद सर। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक पूछा गया था आपसे साइंस से संबंधित क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करेंगे पीयूष सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसको एक्सप्लेन करेंगे विकल्प सर। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक पूछा गया था इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करेंगे विकल्प सर। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक पूछा गया था करंट से संबंधित क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करेंगे विकल्प सर। क्वेश्चन नंबर 90 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पूछा गया था इतिहास से या हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन जिसको डील करने के लिए आपके सामने आएंगे वेद सर। अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नहीं समझ पाया है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को कमेंट लिस्ट में हमको नोट कर दीजिएगा। हम आपको उसका वो डाउट आपका जो भी रहेगा वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। और वीडियो देखिए और कोई डाउट रहेगा तो बताइए। शिक्षा इंस्टीट्यूट का जो परिवार है हमारा वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, ठीक है, हजारीबाग के निकट किस नाम से जाना जाता है। तो हजारीबाग ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये है आपका कहाँ पे, झारखंड में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हजारीबाग में किस नाम से जानी जाती है, तो सासर श्रेणी, चिली श्रेणी, या आपका बालाघाट श्रेणी, या आपका गोंडाइट श्रेणी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें झारखंड में हजारीबाग में ये गोंडाइट श्रेणी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, गोंडाइट श्रेणी के नाम से। जबकि सासर श्रेणी ये जबलपुर और आपका नागपुर के पास में धारवाड़ श्रेणी को, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सासर श्रेणी के नाम से, जबकि ये आपका बालाघाट और आपका भटिंडा वाले क्षेत्र में ये कहलाता है क्या, आपका चिली श्रेणी। और हजारीबाग में क्या कहलाएगा, ये गोंडाइट श्रेणी। किसको कहते हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का, कि सारामती चोटी किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। तो हिमालय को जब हम अरुणाचल प्रदेश के पास से देखते हैं तो वह दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर की पहाड़ी कहलाती है क्या, आपका पटकाई बूम की पहाड़ी। नागालैंड में क्या कहते हैं उसको, नागा पहाड़ी। मणिपुर में आपका मणिपुर की पहाड़ी, और मिजोरम में लुसाई या मिजो की पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कहलाती है क्या, आपका सारामती। जबकि लुसाई या मिजो की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम है क्या, आपका ब्लू पिक। क्या नाम है, ब्लू पिक, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका नागा पहाड़ी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 23वें क्रम का यह बोल रहा है कि बौद्धों का जो प्रसिद्ध मठ है वो किस घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या स्पीति घाटी। तो
वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है क्या आपका स्पीति घाटी, और स्पीति घाटी में ही बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ स्थित है। कौन सा मठ? ताबो मठ। कहां पे है? तो स्पीति घाटी पे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी, ओके, शिवालिक श्रेणी के जलोढ़ पंख की उपमा किस प्रदेश को दी जाती है? तो हिमालय के दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा एक मैदान निर्मित किया गया जिसे उत्तर भारत के मैदान के नाम से जानते हैं, और निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे 4 प्रदेशों में बांटा गया है। एक आपका भाभर, उसके नीचे क्या होगा? तराई, तराई के बाद आपका आता है क्या? बांगर, और बांगर के बाद खादर। तो भाबर प्रदेश को जलोढ़ पंख की उपमा दी जाती है। किसको? भाबर प्रदेश को। जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों से निर्मित, बड़े बड़े चट्टानों के जमाव से निर्मित प्रदेश को ही क्या बोलते हैं? आपका भाबर प्रदेश। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 25वें क्रम का, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अग्र गंभीर पठार है? तो मेघालय का पठार, या छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या बघेलखंड का पठार? तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा क्या? छोटा नागपुर का पठार। और झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन? आपका दामोदर नदी। तो उत्तर का भाग ये कहलाता है हजारीबाग का पठार, ठीक है, और नीचे का भाग कहलाता है आपका रांची का पठार। तो अधिकतर क्षेत्रों में आपको छोटा नागपुर के पठार में क्या देखने को मिलेगा? ढाल देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? ये अग्र गंभीर पठार। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, माउंट कोयबे किस द्वीप में स्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, या लिटिल अंडमान में? तो माउंट कोयबे आपको देखने को मिलेगा कहां पे? दक्षिणी अंडमान में। क्लियर है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आपका लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में क्या है आपका? माउंट कोयबे। और दक्षिणी अंडमान में ही आपको माउंट हैरियट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? माउंट हैरियट। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है आपका पोर्ट ब्लेयर, यह भी आपको कहां देखने को मिलेगा? तो दक्षिणी अंडमान पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, या ब्राह्मणी नदी? तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार और उसके बीचों बीच से गुजरती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो चूंकि झारखंड में यदि आप देखोगे तो भर भर के आपको क्या देखने को मिलेगा? खनिज देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर के पठार को खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार माना जाता है। अब यहीं पे आपको कोयला, लोहा, ये सब देखने को मिलेगा। आसपास पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? उद्योग। और उद्योग से निकलने वाला जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो जाकर किस में मिल जाता है? नदियों में। ओके, जिसके कारण ये यहां झारखंड में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो आकर मिल जाता है किसमें? दामोदर नदी में। जिसके कारण ये नदी बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। ओके, और इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें अब जलीय जीवों का विकास क्या है? असंभव है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। किसको? दामोदर नदी को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फीयर में वायु दाब यानी प्रेशर के अधिक होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर यानी कि तापमान की स्थिति क्या होगी? तो ये आपका मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये आपका नदन हेमिस्फीयर और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब का अधिक यानी कि प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। और हम जानते हैं यदि प्रेशर अधिक है, ठीक है, तो वहां का तापमान क्या होगा? कम होगा। ओके, एक दोनों प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होंगे जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या है? कम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है। तो तापमान अधिक होगा कहां पे? दक्षिणी गोलार्ध पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगर उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब क्या है? अधिक है, तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा,
और ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान ये आपका कहां पे है, राजस्थान में। राजस्थान में उदयपुर में स्थित है ना कौन आपका, जावर की खान, जो कि फेमस है किसके लिए, तो चांदी के लिए। किसके लिए, चांदी के लिए, ओके, सिल्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ओके, तो जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली क्या आपका जनसंख्या, ओके, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा, बिहार। और बिहार के बाद नंबर आता है किसका आपका, पश्चिम बंगाल का। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 1918 में जनेऊ कार्यक्रम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहयोगी कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, छवि राम चौबे, ई राघवेंद्र राव या आपका लक्ष्मण राव उदय गिरकर। तो छत्तीसगढ़ में 1918 में चला था ना क्या आपका जनेऊ कार्यक्रम, लोगों को पकड़ पकड़ के जनेऊ पहना के उनको यज्ञोपवीत किया जा रहा था। तो चलाने वाले नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और सहयोगी में एक नाम याद रखना किसका, छविराम चौबे का, और एक नाम याद रखना किसका, घनश्याम सिंह गुप्त का। ओके, किसका, घनश्याम सिंह गुप्त। तो आंसर इसका क्या होगा आपका, छविराम चौबे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, सारंगगढ़ के किसान आंदोलन के समय सारंगगढ़ रियासत के राजा कौन थे? ओके, तो सारंगगढ़ का किसान आंदोलन ये आपका 1939 में हुआ। उस समय राजा कौन थे आपका, जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। कारण क्या था, तो बेगारी प्रथा। क्या, बेगारी प्रथा सर चढ़कर बोल रही थी। तो ठाकुर प्यारे लाल के कहने पे ना जवाहर सिंह ने सारंगगढ़ में बेगारी प्रथा को क्या करवाया, बंद करवाया। तो 5 फरवरी 1939 को क्या होगा, बेगारी प्रथा समाप्त की जाएगी। कहां से, सारंगगढ़ से। तो परिणाम क्या होगा इसका, सफल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लाखा बांटा व्यवस्था कब तक विद्यमान रहा? ओके, तो मराठा काल में ना, कब, मराठा काल में। मराठा काल में जो गौटिया या जो माल गुजार हुआ करते थे गांव के, उनके द्वारा किसानों की खेती को क्या किया जाता था, बदला जाता था। ओके, तो इसी अदला बदली किसका, खेतों का, किसका, किसानों का। ओके, किसानों के खेतों, एक किसान का खेत दूसरे को, दूसरे किसान खेत आपका तीसरे को। कब से चल रहा था, तो मराठा काल से। और यही व्यवस्था कहलाई कि आपका लाखा बांटा। आगे ये कब तक विद्यमान रहा, तो 1861 तक। कब तक, 1861। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रतनपुर में बहरैया तालाब किसने बनवाया? तो कलचुरी शासक, कलचुरियों के अंधकार युग के बाद 1480 से हमको कौन देखने को मिलता है, शासक कलचुरी, तो बहारेंद्र साय। तो बहारेंद्र साय ने रतनपुर में क्या बनवाया था, बहरैया तालाब बनवाया था। ओके, क्लियर है। आगे चल के यही क्या करता है, कोरबा छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाता है। कौन, बहारेंद्र साय। उसके बाद 35वां नंबर, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन, मंदोता से बस्तर को राजधानी किसने बनाया? तो हम लोग बस्तर में पढ़े थे क्या आपका, काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन, अन्नम देव। अन्नम देव राजधानी बनाता है किसको, मंदोता को। और मंदोता से राजधानी बस्तर शिफ्ट करता है ना कौन आपका, पुरुषोत्तम देव। कौन, पुरुषोत्तम देव। तो आंसर क्या होगा इसका, पुरुषोत्तम देव। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह क्या बोल रहा है, 36वें क्रम का। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के कहां से मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ से गुप्तकालीन हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, तो रायपुर में है आपका खेड़ताल, पिटाई वल्द है। दुर्ग में जाओगे तो बाना बरद है। रायपुर में आरंग है। इन सब जगह से क्या मिले हुए हैं आपका, गुप्तकालीन सिक्के। तो रायपुर के खेड़ताल से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, लगभग 54 सिक्के ना, कहां के, तो गुप्तकालीन। उसके बाद दूसरे क्रम पे सर्वाधिक सिक्के मिले हैं कहां से, पिटाई वल्द से लगभग 40, और खेड़ताल रायपुर से आपका 54। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, खेड़ताल। ओके, अगला क्वेश्चन,
लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो लीलागर नदी को निडिला नदी के नाम से जानते थे। ओके, किसके नाम से? निडिला नदी। तो इसमें मंदवाहिनी, कुरंग, पलासनी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, इनमें से कोई नहीं। और इसी निडिला नदी के किनारे सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने अपने नाम पे बसाया था क्या? आपका प्रसन्नपुर शहर, और उसको अपनी राजधानी बनाई। तो आज वर्तमान में वो प्रसन्नपुर जो शहर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मल्हार के नाम से। तो मल्हार जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो लीलागर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भंवर पहाड़ कहां है? तो जिला आपका जसपुर, जसपुर जिला में खुड़िया का पठार, और खुड़िया पठार में ही है क्या? आपका भंवर पहाड़। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट 39 नंबर, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की रानी किसे कहा जाता है? तो हम ये तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसको कहते हैं? ददरिया, लेकिन कहीं कहीं पे वो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की रानी भी लेता है। ओके, तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की रानी या लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया को। कंफ्यूज नहीं होना, भोजली नहीं लेना, बता देता हूं। ओके, तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा या आपका रानी किसे कहते हैं? ददरिया को। ददरिया को वन भजन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वन भजन के नाम से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में सामान्य विवाह को सदर बपाला कहते हैं? ओके, तो हम जानते हैं कि बिरहोर जनजाति में विवाह को बपाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बपाला। और बिरहोर जनजाति में ही सामान्य विवाह को सदर बपाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर बपाला। और लव मैरिज को, प्रेम विवाह को नम नपाम बपाला कहते हैं। क्या कहते हैं? नम नपाम बपाला। किस जनजाति में? तो बिरहोर जनजाति में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बिरहोर। क्लियर? चलिए 41वां नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, जाना नहीं माना जाता है होगा। दूसरा, बड़ों की बातों को आदर नहीं होगा, यह आदर पूर्वक होगा, आदर पूर्वक। तीसरा जो है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, ये शुद्ध वाक्य है। चौथा, वे अनेकों विषयों के ज्ञाता हैं, ये अनेकों नहीं होगा दोस्तों, अनेक होगा। ठीक, तो ये 41 नंबर का आंसर होगा सी। दूसरा है 42, निम्न में से कौन सी जोड़ी तत्सम तद्भव तर्क संगत नहीं है? तो अपूप मालपुआ ये है। दूसरा, ऊर्ध्वतन का उबटन होता है, उबलना नहीं होता, उबटन। वातायन, वातायन का जंगला होता है। ठीक है, और उत्साह का उत्साह। ठीक है, तो 2 और 3 नंबर ये सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी तर्क संगत नहीं है? देखिए, प्रमाण का प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता। प्रणाम का प्रणम्य होता है। नरक का नारकी होता है। वसंत का वासंतिक होता है। तो चारों ऑप्शन क्या है आपका? अशुद्ध है, गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण अल्प प्राण अघोष वर्ण होता है, सही है। ये सारे वर्ण अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है गलत है। तीसरा है, ई री ए ये सभी अग्र स्वर हैं, ये सही है। चौथा, भ मानक वर्ण नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन चूंकि सही नहीं है तो ये प्रश्न जो है विलोपित है। अगला है, हिंदी व्याकरण में भूतकाल कितने प्रकार के होते? भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं। साधारण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो 6 प्रकार होते हैं इसके। अगला है, किस विकल्प में विसर्ग संधि है? तो देखिए, सभी विकल्प में अधोगति कहेंगे, अधाधन गति, निधन रव, निधन रस, सभी में क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक, अगला देखिए 47, कौन सा हंस का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो पक्षी होता है, विष्णु होता है, घोड़ा होता है, सांप नहीं होता। अगला है, गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ है ईद का चांद होना। गुलर का फूल होता ही नहीं है, बहुत कम दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, तो इसी से मुहावरा बना है। व्यक्तिगत में निहित समासिक भेद को बताइए। देखिए, व्यक्तिगत में तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास, व्यक्ति को गत, इसका समास विग्रह होगा। अगला है, वह अपना हाथ पढ़ेगा। तो देखिए, हाथ शब्द का प्रयोग देखिए विशेषण के रूप में हुआ और स्थान विशेष हुआ है।
तो यह किस प्रकार का विशेषण है? स्थानीय क्रिया विशेषण। साइंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? विच ऑफ दिस एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन इन दी वर्ल्ड। तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिससे कंज्यूम करते हैं वो कौन सा है? तेल। आपने देखा होगा इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट लगता है, क्या इंपोर्ट करता है? हम हमारे देश की ही बात कर लें तो तेल करते हैं। तो दुनिया वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा कौन सा कंजम्पशन होता है व्यवसायिक कमर्शियल ऊर्जा का? जो व्यवसायिक ऊर्जा है उसका है तेल, इसका राइट आंसर है। बहुत कम परमाणु ऊर्जा से या प्राकृतिक गैस या कोयले से अपन उसकी कंजम्पशन पूरी कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ दीज लेयर्स of atmosphere consist of ozone layer that is responsible for absorbing the UV light? तो देखिए सबसे पहले ये अर्थ है मान लेते हैं, तो इसमें कितनी लेयर होती हैं? सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, आप सभी को पता है। फिर कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर कौन सी आती है? मीजोस्फेयर। फिर आती है थर्मोस्फेयर। फिर आती है एक्सोस्फेयर। सबसे पहले तो आपको क्या बोल रहा है? ओजोन परत किसमें होती है, किससे बनी होती है? तो ओजोन मतलब O3, वो किसमें? सेकेंड लेयर जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? समतापमंडल इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? आपने देखा होगा जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका बहुत फोकस होता है अल्टरनेट एनर्जी पर, बायोफ्यूल पर, और वो एक बात बहुत बार बोलते हैं मीथेनॉल और इथेनॉल। तो याद रखें जो बायोफ्यूल है ना, मीथेनॉल और इथेनॉल है, मीथेनॉल का होता है CH3OH, OH दर्शाता है अल्कोहल को, CH3OH क्या हो गया? मीथेनॉल। और इथेनॉल क्या हो गया? C2H5OH, ये क्या है? इथेनॉल है। ये सब दोनों क्या है? अल्कोहल के फॉर्म हैं। और ये क्या है? बायोफ्यूल में, जैव ईंधन में यूज होते हैं। आपने देखा होगा नितिन गडकरी का एग्जांपल लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? बहुत इजी है, विक्रम इनके लैंडर का नाम था। और रोवर क्या था जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर जिसको मूव करना था? वो था प्रज्ञान। लेकिन इसने क्या पूछा है? लैंडर। तो क्या नाम आंसर आएगा? विक्रम लैंडर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निकट का आकाश किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है? एट सनराइज एंड सनसेट स्काई नियर द सन लुक्स रेड ड्यू टू, किसके कारण पड़ता है? तो ये क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इसके कारण क्या है? ये जो आकाश है ना वो लाल दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा लालिमा लिए सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। क्यों होता है? जैसे कि आप, ये अर्थ है, यहां पे आप खड़े हैं, यहां से जब लाइट आती है ना तो कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। वो कौन सी होती है? विजिबल रे, मतलब विबग्योर, आपने सुना होगा। तो बाकी सब लाइट का क्या होता है? प्रकीर्णन। रेड लाइट डायरेक्ट आती है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब ये सब लाइट ना इधर उधर चली जाती है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल में मिलती हैं, एयर के मॉलिक्यूल में, और लाइट ऐसे इधर उधर चले जाती हैं। लेकिन रेड लाइट क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए वो यहां तक आपके पहुंच पाती है दूर होने के कारण।
तो आंसर क्या आएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। अब एक बात याद रखेंगे, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नोट्स बना के आप एक बार इनको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे कि मिथेनॉल इथेनॉल का बताया, नितिन गडकरी से सुना होगा। ये यहां पे पानी का घुलनशील, बहुत एक रेलवे के एग्जाम में कईयों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सी किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? बचपन से सुना है खूब पानी पिया करो, तो किससे कौन सहायक है? पानी सबसे ज्यादा सहायक है भोजन को पचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? कौन से दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? 28 फरवरी याद रखेंगे। क्या है 28 फरवरी? 28 फरवरी 1928 को ना डॉक्टर सीवी रमन ने क्या दिया था? रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। इसलिए 28 फरवरी 1928 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना है, कब से मनाते आ रहे हैं? 1987 को पहली बार मनाया गया था, याद रखेंगे। 1987, 28 फरवरी 1987 को पहली बार हमने, भारत देश ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड? अब ध्यान दो, कोई भी साउंड है, वेव होती है, आप जानते हैं साउंड एक वेव है। तो वेव जो इसकी लाउडनेस और सॉफ्टनेस है ना, कौन डिसाइड करता है? इसका एम्पलीट्यूड। कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है सर, आप पूछेंगे। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाउड होगा, ये एम्पलीट्यूड। ये ज़्यादा हो गया ना और लाउड हो जाएगी, ये साउंड और लाउड हो जाएगा। और ये ज़्यादा है तो और लाउड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउड साउंड होगा। तो कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम। चलिए, पुरुषों में इस घटना की तुलना में महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बहुत कम पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये कौन सी जेनेटिक बीमारी है, जो कि है कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। इसमें RGB, रेड ग्रीन ब्लू लाइट देखने में दिक्कत होती है। और ये किन में पाया जाता है? महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में क्या क्रोमोसोम होते हैं? मेल में XY और महिलाओं में क्या होता है? XX। तो महिला क्या होती है? X क्रोमोसोम के कारण होता है। महिला होती है कैरियर, वाहक। ये वाहक होती हैं, याद रखेंगे। लेकिन देखा किस में जाता है? ये देखा जाता है पुरुष में देखा जाता है। तो कौन सी बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। चलिए अब देखिए, जो 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन थे ना, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट था, इसको हम अलग से वीडियो में लेके आएंगे, जहां पे एकदम डिस्क्राइब करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अलग से डील करेंगे। तो चलिए मैथ्स के वीडियो में अपन मिलते हैं। अब आगे के क्वेश्चन के लिए विकल्प सर्प संविधान के क्वेश्चन को डील करेंगे। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए लाया गया था, और जितने बच्चे ने, जो कि हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, ठीक है। और संविधान का क्वेश्चन था, उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। देखते हैं संविधान के जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका सही आंसर क्या है और क्या आप सही आंसर लगाए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चों, उसमें ये बोला गया था कि राज्य विधान परिषद के उन्मूलन के लिए
भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेद आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये जो बच्चों 4 कथन दिए गए हैं, उन कथन में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो एक एक करके पहले कथन को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे आर्टिकल 169 क्या बोलता है। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करे, पहला कथन है। दूसरा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, दूसरा है। तीसरा, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, ठीक है। यह है सी। डी क्या है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं कि आर्टिकल 169 क्या है बच्चों। आर्टिकल 169 का संबंध है राज्यों की विधान परिषद के गठन से, ठीक है। कि आर्टिकल 169 बोलता है कि अगर राज्यों को अपनी विधान परिषद का गठन करना है तो कैसे कर सकती है। पहले तो ये बोला गया है कि अगर राज्य को अपने विधान परिषद का गठन करना है तो राज्य की जो विधानसभा है उससे विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके वो केंद्र के पास भेजे, फिर केंद्र की दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पास होगा। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाता है। वर्तमान में ये विषय चर्चा में इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश ये मांग कर रहा है कि हमको विधान परिषद का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हो सकता है कि उनको मध्य प्रदेश आपको अगला विधान परिषद वाला राज्य मिल जाए। तो प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। तो आपको मैं बता दूँ, वर्तमान में भारत में 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद बनाया गया है। उन 6 राज्यों के नाम क्या क्या हैं बच्चों। पहला देख लो आप, आंध्र प्रदेश है। दूसरा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, ठीक है। यूपी बिहार हो गया, ठीक है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गया। ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद का उल्लेख है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमको देखते हैं कि राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है। कौन सा कथन, पहली बात तो सही है, हमको बताना है, ठीक है। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई बाध्यता नहीं है बच्चों। केंद्र सरकार चाहेगी तो आपको विधान परिषद का दर्जा देगी, केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो आपको विधान परिषद का दर्जा नहीं देगी। आप देखें कि ममता बनर्जी जब चुनाव हारी, ठीक है, तो ममता बनर्जी फिर अगले दूसरी सीट से विधायक बन के चीफ मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कराया अपने पश्चिम बंगाल कैबिनेट से कि हमको राज्य में विधान परिषद चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो केंद्र सरकार पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता राज्य के द्वारा। तो पहला ये कथन बच्चों गलत हो जाता है। दूसरे में आते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा कथन, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता। ये लाइन तो सही लग रही है क्योंकि केंद्र सरकार पर वाकई में कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता। आगे की लाइन देखते हैं कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ये लाइन बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, ठीक है। आगे बढ़ें, इन दोनों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं अपन 62 में। तो इसमें अपन देखते हैं कि प्रश्न है कि लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में किए थे बच्चों कि पहले हम अब क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसके फिर ये कूट को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको लोक अदालत को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला बात ये बोल रहा है, लोक अदालत के पास केवल पूर्व मुकदमेबाजी चरण में न कि किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, पहला। दूसरा, लोक अदालत उन मामलों से निपट सकती है जो दीवानी है और आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं, दूसरा कूट हो गया।
तीसरा क्या बोला है, प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होते। ठीक है। और चौथा और अंतिम है डी, जिसको बोला गया है, लोक अदालत उन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आती है जो उन्हें आयोजित करती है। ठीक है। तो इसमें तो पहली बात तो बच्चों हमको ये समझना पड़ेगा कि लोक अदालत है क्या। ठीक है। तो लोक अदालत को हमको के बारे में हमको ये जानना है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। हमारे संविधान में आर्टिकल 22 है जो गिरफ्तारियों से संरक्षण की बात करता है। ठीक है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 39A है जो डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी में क्या बोलता है भैया, आर्टिकल 39A बोलता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं हमारे, उनको हम निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है। हमारे संविधान में प्रियम्बल है। प्रियम्बल बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो जो हमारे जो प्रस्तावना है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है या जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो संविधान में इन न्याय संगत बातों का उल्लेख किया गया है, जो प्रियम्बल में हम देखें न्याय, जस्टिस दिलाने की बात हो, या आर्टिकल 14 हो, या आर्टिकल 22 हो, या आर्टिकल 39A हो, उन सभी को पूरा करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। ठीक है। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेके आया 1995 में पहली बार इसको देश में लागू किया गया और ये बोला गया कि त्वरित न्याय प्राप्त, अगर किसी व्यक्ति को त्वरित न्याय प्राप्त करना है, ठीक है, बहुत बड़े न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, तो उनके लिए कैंप लगाया जाएगा, न्याय का आयोजन किया जाएगा और उसकी सहायता से उनको न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि लोक अदालत, आप समझ गए कि ये क्या है। तो लोक अदालत, पहली बात है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में एक छोटे शिविर, न्यायिक शिविर लगाता है जिसके माध्यम से हम नागरिकों को न्याय दिलाते हैं। ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, लोक अदालतों के पास केवल पूर्व मुकदमेबाजी चरण में न कि किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामले को निपटाने का अधिकार होता है। समक्ष लंबित मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है। क्या बोल रहे हैं, किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि। तो ये पहला तो गलत है, क्योंकि भैया लोक अदालत की स्थापना ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे न्यायालय है, बड़े बड़े न्यायालय हैं, वहाँ जो लंबित न्यायालय है, लंबित वाद हैं, ठीक है, जो वाद लंबित है वहाँ, उसको निपटाना चाहते हैं अपन। ठीक है। दूसरा, लोक अदालत उन मामलों को निपटा सकता है जो दीवानी है एवं आपराधिक प्रकृति के नहीं है। तो ये दोनों गलत है, दीवानी है एवं आपराधिक प्रकृति के नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोक अदालत रहते हैं वो राजस्व मामले, ठीक है, राजस्व मामले, दीवानी मामले, ठीक है, आपराधिक या फौजदारी मामले, इन सारे मामलों को निपटाने के लिए आपको क्या लगा सकते हो, आप लोक अदालत लगा सकते हो। तो ये भी भाई बच्चों एक प्रकार से गलत हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या बोला, प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं, ये भी गलत है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे लोक अदालत लगा है, ठीक है, और उसमें राजस्व प्रकरण है, तो आप क्या करोगे। ठीक है। तो ठीक है, ये गलत हो गया। अपना लास्ट ऑप्शन क्या है, लोक अदालत उन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आती है जो उन्हें आयोजित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन 62 का सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। एनसीबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रारंभ में कूट, इसमें जो कूट दिया है उसको देखते हैं। प्रारंभ में इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। इसे संविधान के 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। पहले तो अपन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में। ठीक है। और
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन 1993 में हुआ था वो संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। तो पहला कूट क्या बोल रहा है, प्रारंभ में इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी निकाय के रूप में हुआ था, कार्यकारी नहीं संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था, मतलब पहला ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या बात है, 93 में इसका गठन किया था संवैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कम अपन दिए 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से। और ये बात भी सही है कि इसमें एक अध्यक्ष रहता है, एक उपाध्यक्ष रहता है और इसके 3 सदस्य रहते हैं, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, बी 2 और 3। ठीक है, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है देखिए, किसने कहा था कि सीएजी जो है संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे, जो हमारे आधुनिक मनु हैं, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि सीएजी जो है संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, ये एक ऐसा अधिकारी है जिसको सरकार ही अपॉइंट करती है और वो सरकार के विरुद्ध ही काम करता है। सरकार ने क्या क्या कमियां की है ये बताने का काम कौन करता है हमको, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है बच्चों, आर्टिकल 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है यदि, अब ये 4 कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, अपन पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 शर्तें हैं बच्चों, उसको देख लो। पहली शर्त तो ये है कि आपको 3 राज्यों में आपको टोटल लोकसभा सीट का 2% सीट लाना है। ठीक है, पहली शर्त क्या है, कोई भी 3 राज्य में आप कुल राज्यसभा सीट का 2% सीट ले आओ, मतलब कि आपकी कुल लोकसभा की सीट कितनी है 543। अगर आप 543 का 2% जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 10%, 11-12 सीट होती है। ठीक है, अगर आप 3 राज्य मिला के 11 या 12 सीट ले आते हैं, ठीक है, जो भी 2% हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हो 3 राज्य में 2% सीट नहीं ले आते, तो एक और कंडीशन आपके लिए संविधान ला के रखा है आपके सामने। संविधान आपको ये बोलता है, एक काम करो आप 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट ले आओ, 4 लोकसभा सीट ले आओ। ठीक है, क्या बोलता है, 4 राज्यों में, या आप क्या करो 4 ठो लोकसभा की सीट ले आओ, या अगर आपको ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो वो ये बोलता है कि 4 राज्य में 6% वैलिड वोट प्राप्त करो, वैध मत का 4% प्राप्त करो, किसमें 6% वैलिड वोट का 6% प्राप्त कर लो 4 ठो राज्यों में। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाते हो आप, तो आप क्या करो, टोटल 4 राज्यों में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो आप क्या करो, 3 राज्य में कुल लोकसभा सीट का 2% प्राप्त कर लो, या नहीं तो आप क्या करो 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर लो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, 4 राज्यों में वैलिड वोट का 6% वोट ले आओ। अगर वो भी नहीं प्राप्त कर रहे हो, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लो। ठीक है, आपको पता है चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और राजनीतिक दल का दर्जा देती है चुनावी पार्टियों को। राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा ये होता है कि आपका जो चुनावी सिंबल रहता है वो किसी और को अलॉट नहीं किया जाता। ठीक है, वर्तमान में 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहली तो आपको पता है बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, तीसरी आम आदमी पार्टी है। यह आम आदमी पार्टी नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, उसके बाद एक पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये मुख्य तौर पे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे देश की पार्टी हो गई, लेकिन बेसिकली कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बीएसपी है हमारी, मायावती जी की पार्टी बीएसपी। ठीक है, उसके बाद एक है सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट। ठीक है, सीपीआईएम। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं जो जिनको अभी भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी जो कि नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है, नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी। चौथी क्या है, एनपीपी है, और 5वीं बीएसपी है, और 6वीं क्या है, सीपीआईएम। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है।
इसको देखते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मत का 6% आपको प्राप्त करना है। तो बिल्कुल सही, मैं आपको बताया भैया 4 राज्य में 6% वैध मत का प्राप्त कर लो, सेम चीज बोल रहे हैं, तो ये तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह किसी भी राज्य या राज्यों की लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीत ले। ठीक है, किसी भी राज्य या राज्य की लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीत ले, और या लोकसभा में कम से कम 2% सीट जीत ले। ठीक है, और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में चुन लेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताया 4, आप यानी तो 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट जीत लो, यानी तो क्या कर लो, वैध मत का 2% प्राप्त कर लो। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ठीक है, 3 राज्यों में 2 ये 243 का क्या बोल रही है, 11 सीट। ठीक है, विचाराधीन पार्टी कम से कम 2 राज्यों में ऐसे 1 राज्य की पार्टी, ये तो बिल्कुल नहीं है, देख लिए। मुख्यालय दिल्ली, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें बोला है भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति जो है ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये पहला कथन है। इसमें सबसे पहले हमको बताना है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहला है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मामलों के अध्यक्ष और निगरानी करना। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष या का अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का या की पदेन सदस्य होता है। ठीक है, तो इसमें अपने को देखना है क्या चीज़ गलत है। पहला क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति पर समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं, आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 तो सही हो गया। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पास किया गया और 1992 में पहली क्या बोलते हैं महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1990 में ये अधिनियम पास हुआ, 1992 में पहला क्या बना था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, ये, क्योंकि गलत हमारा यही है। ठीक है, डी। ये गलत है हमारा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है। यह कथन किसका था? हिदायतुल्लाह का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67, निम्नलिखित का सही मिलान करें। अनुच्छेद 88, ठीक है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 88 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 88 का संबंध है कि भाई मंत्रियों का क्या क्या अधिकार रहता है सदन में, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 78 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 78 बात करता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 75 किससे बात करता है? तो अनुच्छेद 75 बात करता है मंत्रिमंडल के संबंध में कुछ बात करता है। 74 किसके बारे में बात करता है? तो मंत्रिमंडल के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस कूट के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 88 किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात किया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो ये तो भैया सीधे 74 बोल दिया। ठीक है, तो देख लो डी का 1 क्या होगा? डी का 1 मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये कौन बोलता है? 74 बोलता है। ठीक है, सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकार
कि ये बात कौन बोलता है? 88 बोलता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में कौन बात करता है? तो ये बात करता है 78। और प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? कि राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराएं कार्यों की। तो मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान कौन करता है? तो ये कौन करता है? 75 करता है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद 69 और 70। 69 क्या बोलता है? एक समिति जिसके पास निम्नलिखित बिंदु होते हैं उसे इस प्रकार जाना जाता है। इसमें 1 2 3 4 करके दिया है। सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित, या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित, पहला। दूसरा, अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में काम करती है। ठीक है, सदन या अध्यक्ष सभापति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चौथा, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सचिवालय प्रदान किया जाता है। पूरक समिति, टिप्पणी समिति, परामर्शदात्री समिति और संसदीय समिति। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये किससे संबंधित है? संसदीय संपत्ति समिति। मतलब संसदीय समिति क्या रहती है? अध्यक्षों या सभापतियों की एक कमेटी रहती है। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा की संसदीय समिति है, तो लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करती है और उन्हीं को क्या करती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसदीय समिति। ठीक है, ठीक है। चलो, अब अंतिम क्वेश्चन क्या है? दिए गए कथनों में से कौन सा राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव की पद्धति के लिए समान है? देखिए, इसमें यह पूछना चाह रहा है आपसे कि आपको पता होगा कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की पद्धति के लिए समान है। क्या चीज़ एक समान है? क्या चीज़? लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है उसमें इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक पात्र मतदाता हैं। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है और राज्यसभा में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचित करते हैं। और जनता का प्रतिनिधि बनना है आपको तो आर्टिकल 84 आपको बताता है कि अगर लोकसभा का प्रतिनिधि बनना है तो आपको 25 साल और राज्यसभा का प्रतिनिधि बनना है तो आपको 30 साल का होना जरूरी है। मतलब 18 साल का ये वाला क्राइटेरिया तो गलत हो गया भैया, दोनों एक रहता नहीं है। मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के लिए वरीयता आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल वरीयता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वरीयता का कहानी है ही नहीं। प्रत्येक मतदान एक बराबर मूल्य है, प्रत्येक मतदान का एक बराबर मूल्य है, ये बात दोनों में सही है। मतलब एक वोट एक के बराबर रहता है। ठीक है, एक समान मूल्य रहता है सभी के वोट का, चाहे वो प्रधानमंत्री वोट दे रहा है, चाहे वो कोई भी मंत्री दे रहा है, या नॉर्मल सांसद या नॉर्मल विधायक वोट दे रहा है। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे भाग्योदय से संबंधित। ठीक है, एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मेरे को ये बोला गया है कि आंसर बस बता के डील करना है इसको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एलिबरेटली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चन को, लेकिन हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में मैं ऐड करूंगा और अच्छे से हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट हो गया होगा, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? दिए गए कथनों में से कौन सा, अच्छा ये संविधान का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इकोनॉमिक्स चालू है, इको यहाँ से चालू है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा या जिसको अपन बोलते हैं लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है? ठीक है, पहला देखते हैं इसमें, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लीगल टेंडर है इसमें क्या बोल रहा है? वैध मुद्रा या लीगल टेंडर के लिए अर्थ को सही वर्णित करता है। ठीक है, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उसको हमको लेना है। ठीक है, तो न्यायालय में फीस के रूप में आप सिर्फ लीगल टेंडर ही नहीं देते। ठीक है, आप और भी चीज़ें भी दे सकते हैं, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। दूसरा, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, ठीक है, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, विनिमय बिल हो गया, ठीक है, आदि के रूप में बैंक मुद्रा। हमको ये समझना है कि हर बार आप चेक दे सकते हैं क्या? ठीक है,
कंज्यूमर जो रहेगा या जो सेलर है वो आपसे ये बोल सकता है कि नहीं मैं चेक में पेमेंट नहीं लेता हूँ, बिल्कुल बोल सकता है वो, ठीक है। अगर वो 10,000 का सामान बेचा है और सरकार की नीतियाँ तो नहीं है कि 10,000 से ऊपर आपको चेक ही लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको मना कर सकता है। तो आप लीगल टेंडर की परिभाषा में उसको पूरी तरीके से नहीं ला सकते, ठीक है। किसी देश के चलन में धातु मुद्रा, अगर मेरे को किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, मैं बोलूँगा 1-1 रुपये का 1 लाख सिक्का दे रहा हूँ, तो क्या वो लेने के लिए बाध्य होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके संबंध में भी आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइन बना के रखी है कि आप धातु मुद्रा या जिसको अपन सिक्के बोल सकते हैं, तो सिक्कों में आप कितने रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चारों में बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी, ठीक है। वो क्या है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? रियल सेक्टर का क्या मतलब है? जो कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था में, ऐसा कंट्रीब्यूशन जो रियली आपको दिख रहा है, जैसे किसानों का अपनी फसलें काटना, बिल्कुल, जब किसान अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में अपना वो जो कंट्रीब्यूशन वो सुनिश्चित कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। कपड़ा मिलों में कच्चे कपास को कपड़ों में बदलना, ये जो उत्पादन है वो जीडीपी का पार्ट हो रहा है और वो अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर में आता है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, ठीक है, ये रियल सेक्टर नहीं कहलाता। किसी कारपोरेट निकाय को का विदेश में रुपया अंकित मूल्यों पर बॉन्ड जारी करना, ठीक है, ये भी रियल सेक्टर के रूप में नहीं जाना जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, 73। इसमें क्या बोल रहा है? मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, ये जो एमपीसी लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? या आरबीआई के मानक या बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करती है ब्याज दरों का निर्धारण, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? यह 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 सदस्य रहते हैं आरबीआई से संबंधित, 3 सदस्य आरबीआई से संबंधित रहते हैं और 3 सदस्य को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? 12 सदस्य रहते हैं, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? 6, मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, ये दूसरा कथन भी बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है वो बेसिकली आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में काम करती है, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं वही इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या रहते हैं? गवर्नर। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल एक सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? भारत के रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? कौन सा एक उपाय है जो सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। भैया आप क्या बोल रहे हो इस प्रश्न में? क्या गिरावट को रोकने के लिए, रुपए में गिरावट के लिए। अभी आप देख रहे हो कि 1 रुपए के अकॉर्डिंग $80, मतलब $1 के अकॉर्डिंग 80 रुपए है। मतलब अगर आपको $1 खरीदना होगा तो आपको 80 रुपए देने होंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो सिचुएशन पैदा होती है कि $1 का 80 रुपये देना पड़ता है, वो क्यों होता है? तो उसका कारण है कि जब विदेशी मुद्रा में, विदेशी मार्केट में जिस करेंसी की मांग ज़्यादा होगी, जिसको ज़्यादा लोग प्राप्त करना चाहेंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब भारतीय रुपए को कोई खरीदना ही नहीं चाहता विदेशी मुद्रा में, ठीक है, इसलिए उसकी मांग क्या होती जा रही? गिरते जा रही है।
और उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। और ये वो वैल्यू गिरते गिरते $1 का 80 रुपए तक पहुंच गई है। अब मेरे को अगर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मार्केट में मेरी मांग बढ़े, मेरे रुपए की मांग बढ़े। अब वो कब मांग बढ़ेगी, जब मेरे से लोग सामान खरीदेंगे। जब मेरे से लोग सामान खरीदेंगे तब मेरे रुपए की वैल्यू क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब इसमें पहला क्या बोला है, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण। मैं अगर खरीदूंगा तो मैं दूसरे की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं गैर जरूरी चीजों को खरीदना बंद करूं और अपनी चीजों को बेचना ज्यादा करूं। मतलब ये सही उपाय है भैया, लेकिन इस प्रश्न में संभावित उपाय नहीं है पूछा है, तो मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्यवर्धन के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। मसाला बॉन्ड क्या होता है, विदेशी मार्केट में, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम जब बॉन्ड इशू करते हैं, और जब भारतीय रुपए में बॉन्ड इशू करते हैं तो उसको हम मसाला बॉन्ड करते हैं। इसके ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। तो मसाला बॉन्ड जो है, ठीक है, करने के लिए अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो रुपए की मांग, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी, और है ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी उपाय सही है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान करना, मतलब मान के चलो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, आपके देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो जो डॉलर में कमा रहा है वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ और बोलेगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन आपके देश में अगर इंटरेस्ट रेट ही कम है, अगर पॉलिटिकल बेनिफिट कमाने के लिए आप इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो आपकी करेंसी तो गिरेगी ही ना, क्योंकि लोग आपके देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। कौन चाहेगा आपके देश में इन्वेस्ट करना, है ना। तो ये तीनों उपाय सही हैं, लेकिन ये जो चौथा उपाय है, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्रसरणशील मॉनेटरी पॉलिसी क्या मतलब कि शरण देना, हम एक ऐसी मौद्रिक नीति को अपनाना जो क्या दे रही है, शरण दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा उपाय नहीं हो सकता, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, यही वाला होगा हमारा। चलिए, यदि आप अपने बैंक की मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं छूट गया है, निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा के समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर भैया आप पढ़े होगे मुद्रा का कॉन्सेप्ट M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो M1 को डील करने में क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, करंट में जो मार्केट में करेंसी है, ठीक है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं अपन, और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, और अदर डिपॉजिट के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है वो क्या बोल रहा है, समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए निकाल लोगे तो भैया, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से 1 लाख रुपए निकाल लोगे तो आपके पास कैश आ गया ना, तो उससे मनी सप्लाई में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अब ये वाला, ये क्या बोल रहा है, एनएनपी का अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक है। लेकिन सरकार अभी वर्तमान में एनएनपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम मान रही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मुद्रा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्यापक मुद्रा के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है, व्यापक मुद्रा के रूप में पहचाना जाता है। तो व्यापक मुद्रा किसको बोलते हैं अपन, M3 और M4 को। व्यापक मुद्रा किसको बोलते हैं, M3 और M4 को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, अनुसूचित बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की दूसरे, देखो पहले ही ये गलत हो गया। अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 नहीं है, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है। तो ये पहला तो गलत हो गया। तो ऑप्शन देखो, एक, ये तो सरासर गलत, ये भी गलत क्योंकि इसमें 1 है, ये भी गलत क्योंकि 1 है, और ये सही हो गया क्योंकि इसमें 2 और 3 है, ठीक है। देख लेते हैं
ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, बैंक की प्रदत्त पूंजी व वर्धित धनराशि अनुसूचित बैंकों के रूप में आहरित प्राप्त करने हेतु कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कम ब्याज वाले ऋण और समाशोधन गृहों में सदस्यता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का गठन करता है। विदेशी मुद्रा आस्तियां बिल्कुल करता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक गोल्ड स्टॉक बिल्कुल करता है। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट बिल्कुल करता है। नीचे दिए गए गुटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, 1 2 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। भारतीय जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है करंट अफेयर को। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 81 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कब से बुलाया गया था। तो आपको पता है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा, 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र, ठीक है। जीमैक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो आपको पता है जीमैक्स किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का संबंध है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का संबंध कहाँ से है, सिक्किम से है, ठीक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का संबंध किससे, सिक्किम से है, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपना अंतिम मैच किसके खिलाफ खेला है, कुवैत के खिलाफ खेला है, ठीक है। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, किसको बनाया है रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह को बनाया गया। शिवराज को क्या बनाया गया है, कृषि, जेपी नड्डा स्वास्थ्य, नितिन गडकरी रोड परिवहन। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेंग कोनोनेंको का संबंध किससे है। तो किससे है, इसका संबंध रूस से है, ठीक है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान चंद्रमा ने सुदूर भाग में दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है, किसने की है, चीन ने की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिस की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है, किससे, हेपेटाइटिस ए से है, ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इनोवेशन ग्राफिक केंद्र, ठीक है, IICG कहाँ लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है, केरल में। कहाँ लॉन्च किया गया है, केरल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। 91 प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला जो है उसके काल को गुप्त का उत्कर्ष काल कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, उसने देखिए 2 राजधानी बनाई थी, एक तो जो है सामान्य राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरा जो है कल्चरल कैपिटल ये था आपका उज्जैनी, तो ये भी सही है। इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ये अशुद्ध है। देखिए इसके समय में चीनी यात्री तो आया था लेकिन वो फाहायान था। चौथा, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, तो ये कथन क्या है आपका, असत्य है। दूसरा है प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम अनुसार है, ठीक है। तो पहला है कुषाण, उसके बाद मरुंड, उसके बाद गुप्त और उसके बाद मौखरी, यह राजवंश था, यही इसका कालक्रम है। अगला है पुरुषार्थ का एक सही जोड़ी आया है। तो देखिए अर्थ का अर्थ होता है आर्थिक संसाधन, धर्म का अर्थ होता है सामाजिक नियम, काम का अर्थ होता है शारीरिक सुख और मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा का उद्धार, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी है 4, 1, 2 और 3। अगला है निम्न में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है।
चलिए, इसके बाद अगला है मार्तंड में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सूर्य मंदिर चारों दिशाओं के आधार पर कश्मीर के क्षेत्र में एक कारकोट वंश का शासक आता है जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। इसने जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि देखिए, जब ये मंदिर का निर्माण करवाया था तो इस सूर्योदय के समय ही जो है ये पूजा पाठ चालू करके चारों दिशाओं से जो है भगवान का आह्वान करता है, यहाँ से शुरुआत किया जाता है। ठीक है, अगला है भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसने जो है 1854 में सिविल सेवा की स्थापना की थी। और कहा जाता है कि देखिए, आज़ादी के पहले 1947 के पहले इंडियन सिविल सर्विसेज को आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ फैक्ट और है, याद रखिएगा। अगला है भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये है आपका JB कृपलानी। ठीक है, अगला 98 निम्न में से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो ये जो है आपका दिल्ली कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाज़ा 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत बेशकीमती है, इसीलिए इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो इसे लौह पुरुष कहते हैं, सही है। झवेर भाई पटेल, ये भी सही है। इनका जन्म देखिए अहमदाबाद में नहीं हुआ था। और अगला है इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। अगला है मियाँ तानसेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, मियाँ तानसेन को तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के द्वारा दी गई थी। ये क्या है? आपका अशुद्ध है, बाकी सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, ये प्रतियोगिता जो भाग्योदय स्कॉलरशिप प्रतियोगिता है, इसका रिजल्ट 30 जून 2024 को दिन रविवार, समय जो है प्रातः 10 बजे। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा का परिणाम और जो पुरस्कार वितरण किए जाएगा, इसमें टॉप 3 को दो एंड्रॉयड मोबाइल और पहले रैंक वाले को एप्पल प्रो दिया जाएगा। और इसी के साथ देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं, इसके लिए जो है अनुभवी लोगों के द्वारा एक मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो निःशुल्क मेगा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो अब आप सभी शिक्षा संस्थान में, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।